रेजिस्टिव सर्किट में देखा कि वो आया था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी मतलब एंगल है, एंगल मतलब फेज है, तो दोनों में एंगल सेम आ रहा है, उसमें भी ओमेगा टी और उसमें भी ओमेगा टी, ठीक है, ईएमएफ में भी और करंट में भी। इसी तरीके से जब हमने देखा प्योरली इंडक्टिव सर्किट, यानी कि सिर्फ उसमें इंडक्टर यानी कि कॉइल लगी हुई है, तो उस केस में हमने ये देखा कि जो ईएमएफ था ई को हम लेकर चले थे ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो हमारा करंट आया था वो आया था आई इज इक्वल टू डी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारा करंट है, करंट इज लैगिंग बिहाइंड इन फेज बाई 90 डिग्री बाई पाई बाई टू, ये देखा। अब देखेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर का पहले ही बता रहा हूँ, कैपेसिटर में क्या होता है कि वो पाई बाई टू आगे होता है, करंट जो है वो लीड करता है। यहाँ करंट लैग कर रहा था, वहाँ करंट लीड करेगा। हाँ जी, तो यहाँ लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर। तो ये एलसी सर्किट करवाया होगा स्कूल में, एलसी सर्किट में वही है, सिलेबस में सिर्फ आरएलसी लिखा हुआ है, लेकिन आरएल एलसी ये सब कुछ करे बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। चलिए जी, तो एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर। ये हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये कैपेसिटर हो गया सी। इसको हम ऐसे प्लस माइनस लेकर चलते हैं, मानते हैं कि करंट इस तरीके से ऐसे निकल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, कंसिडर अ प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस consider a pure capacitor C connected across consider a pure capacitor C connected across a source of alternating EMF E, a source of alternating EMF E given by E is equal to E naught sin omega t। E is equal to E naught sin omega t। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अल्टरनेटिंग करंट कंसिस्टेंटली फ्लो नहीं करता। अल्टरनेटिंग करंट एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाएगा, एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या है कि उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो एक बार उसमें जा रहा है और एक बार उसमें से वापस आ रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है बार बार। तो अगर कैपेसिटर के अंदर करंट जाता है तो इसका मतलब कैपेसिटर चार्ज होता है, कैपेसिटर में से बाहर आता है तो उसका मतलब वो डिस्चार्ज होगा। तो वही एक लाइन में लिखिएगा, ड्यू टू continuous charging and discharging of the capacitor plates, due to continuous charging and discharging of the
capacitor plates a continuous but alternating current exists in the circuit. A continuous but alternating EMF exists in the circuit. Continuous but alternating EMF exists in the circuit. Full stop. At any instant, potential difference across the capacitor plates potential difference across the capacitor plates potential difference across the capacitor plates is equal to applied EMF. Is equal to applied EMF. Potential difference across the capacitor plates is equal to applied EMF. यानी कि V is equal to E. और E क्या होता है? E नॉट साइन ओमेगा टी. E नॉट साइन ओमेगा टी. But V is equal to QC. Q upon C, sir. V is equal to Q upon C. C is equal to Q upon V. V is equal to Q upon C, or Q is equal to CP, or Q is equal to CP. It implies that Q is equal to C और B की जगह क्या लिख देंगे? E naught sin omega t. Q is equal to C E naught sin omega t. And current at any instant is इंस्टेंट इज. किसी भी इंस्टेंट पर अगर हमको करंट निकालना होगा तो वो करंट कैसे निकलता है? अगर चार्ज हमें दे रखा है तो डी क्यू बाई डी टी करके, तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. हमारा टारगेट ये है कि हम क्या करना चाहते हैं? करंट निकालना चाहते हैं. ठीक है, ई एम एफ हमको दे रखा था, तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ दिस क्यू. क्यू क्या है? सी ई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये C और E नॉट, ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये दोनों के दोनों टर्म्स तो हमारे लिए कांस्टेंट हो गए. ठीक है, तो I इज इक्वल टू C और E नॉट हमको तो बाहर निकाल दिया, और डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी. अब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस. ये हो गया कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को जब फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा. ओमेगा आ जाएगा. ठीक है, अब जरा देखिएगा इस ओमेगा को आगे ले आओ यहाँ पर. आई इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी. अच्छा, कॉस और साइन जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और कॉस और साइन जो हैं इनको आपस में आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है. ठीक है, अच्छा, ताकि हम ये देख सकें कि करंट में और ईएमएफ में, इन दोनों में फेज रिलेशनशिप क्या है, कितना करंट आगे है या कितना करंट ईएमएफ से पीछे है, ये देखने के लिए. तो अब आप ये देखिए, जैसे ये कॉस है, तो कॉस के बारे में हम जानते ही, हमने पिछले उसमें जो डेरिवेशन था उसमें भी यही करा था कि कॉस को क्या लिखा जा सकता है? साइन 90 माइनस थीटा. इसको साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिखा जा सकता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? हम ये चाहते हैं कि ओमेगा टी से कितना आगे या कितना पीछे. तो इससे पहले वाले डेरिवेशन में अगर आप देखेंगे तो हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया था. साइन के अंदर नेगेटिव कॉमन लेंगे तो बस साइन ऑफ नेगेटिव जो एंगल होता है वो नेगेटिव बाहर आ जाता है. अब अगर यहाँ से बाहर ले लेंगे तो हमारा जो आई है
वो नेगेटिव में चला जाएगा, वो नेगेटिव में आ जाएगी वैल्यू। हम चाहते हैं कि पॉजिटिवली हम ये देखें कि उसमें कितना फेज डिफरेंस आ रहा है। तो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, एक और भी फॉर्मूला होता है कि अगर हम साइन 90 प्लस थीटा करें तो साइन 90 प्लस थीटा भी हमको कॉस थीटा ही देता है। समझ गए? साइन 90 माइनस थीटा, देखिए जरा, जैसे साइन 90 प्लस थीटा है, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा 90 इंटू 1 प्लस ओमेगा टी। 90 इंटू 1 में कुछ ऐड करा तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, हम भी साइन की ही बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से आ गया पॉजिटिव। ये 1 है ऑड नंबर, तो ऑड साइन का बन गया कॉस, तो कॉस ओमेगा टी। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि साइन 90 प्लस थीटा बोलो या साइन 90 माइनस थीटा बोलो, दोनों ही कॉस थीटा के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये सीधा सीधा याद रखना, क्वाड्रेंट वगैरह के चक्कर में तुम्हें नहीं पड़ना। ठीक है, अब जैसे ये कॉस ओमेगा टी है, तो ये हमारा जो करंट है वो कहीं नेगेटिव में ना आ जाए वैल्यू, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, हम ये वाला यूज़ कर लेंगे। ये यूज़ करने से क्या होगा कि ओमेगा टी को पहले और पाई बाई 2 को बाद में रख सकता हूँ, ताकि मैं ये जान सकूँ कि ओमेगा टी से कितना कम या कितना ज़्यादा है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि पाई बाई 2 से ओमेगा टी कम है, पाई बाई 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ओमेगा टी माइनस समथिंग या ओमेगा टी प्लस समथिंग, उसमें हम चाहते हैं कि उसमें हमारा रिजल्ट आ जाए। तो ये क्या होगा, आई इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, पलट कर लिख दो, आई इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये जो ओमेगा सी ई नॉट है, इसको क्या बोल देंगे, इसको आई नॉट बोल देंगे। It implies that I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2. That is current leads ahead of EMF by a phase difference of pi by 2. बाई या फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2। बताइए जी, समझ गए? ठीक है, चलिए जी, तो ये 3 बेसिक थे हमारे, एक तो रेसिस्टिव सर्किट वाला, एक इंडक्टिव सर्किट वाला, एक कैपेसिटिव सर्किट वाला। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक बार इसका ग्राफ बनाएंगे, फेजर रिलेशनशिप बनाएंगे, फिर इन्हीं की हेल्प से हम आगे जो कॉम्बिनेशन होता है कि आर एल आर सी, ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन इन्हीं की हेल्प से हो जाएगा, इन्हीं तीनों रिलेशंस की हेल्प से। ठीक है, चलिए ये बता, हाँ जी, ऑनलाइन वाले बता दें, आ रहा व्हाट्सएप क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए। चलो जी, तो पहले तो ग्राफ बनाते हैं जरा इसका। सबसे पहले ये ई और आई हमने यहाँ पर बना लिया, और इस तरफ हम बनाते हैं एक्स एक्सिस पर ओमेगा टी दिखाते हैं, यानी कि थीटा दिखाते हैं। अब सबसे पहले ईएमएफ में तो कुछ छेड़खानी करनी नहीं है, ईएमएफ तो जैसा है वैसा हम बना देंगे। साइनसॉइडल वेव आपने ईएमएफ की बना ली, यहाँ पर लिख देंगे दिस इज, ये क्या है हमारा ई है ना, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा। अच्छा जी, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ई की, पीक वैल्यू, वो है ई नॉट, और वो कहाँ पर मिलती है हमको, पाई बाई 2। इस बार क्या है, इस बार करंट इज लीडिंग अहेड। करंट इज लीडिंग अहेड का मतलब क्या है
कि ये अपने मैक्सिमम पर कब पहुंचता है और कितना डिफरेंस है पाई बाई टू का। तो इसीलिए पाई बाई टू का जिक्र मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पाई बाई टू आगे है करंट इससे, अर्लियर है। तो ईएमएफ जो है, ईएमएफ अपने मैक्सिमम पर कब पहुंचा, पाई बाई टू एंगल इतना, जब एंगल कवर हो गया पाई बाई टू तब पहुंचा, और वो उससे पहले चल रहा है, वो उससे पाई बाई टू पहले ही पहुंच चुका है। यानी कि करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर यही है, जीरो पर ही वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर। ये आई नॉट करंट यहीं पर जीरो पर ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है, क्योंकि करंट पहले है, करंट अर्लियर है। पहले में क्या था, इससे पहले वाले केस में हमने क्या देखा था कि करंट पाई बाई टू लेट था, है ना, लैग कर रहा था पीछे। तो करंट जो है जब ये अपने मैक्सिमम पर पहुंच गया, करंट ने भाई साहब ने तब शुरुआत करी थी, करंट तब जीरो पर था, समझ गए। तो अब क्या है कि अब ये जब जीरो पर है तो करंट अपने मैक्सिमम पर है, ठीक। तो करंट मैक्सिमम पर है, तो मैक्सिमम के बाद तो फिर क्या होता है, नीचे ही आता है, यहाँ से ये इस तरह से नीचे आया, समझ गए। अच्छा जी, नीचे आने के बाद में फिर ये वाला जो है ये है पाई बाई सॉरी 3 पाई बाई टू, तो पूरा पाई का वो कवर करेगा एक, ये हो गया। और फिर इसके बाद ऐसे ऐसे करके छोड़ दीजिए, हो गया। ये समझे, दोबारा समझिए। हमने इससे पहले वाले में क्या करा था, हमने लैगिंग का और लीडिंग का, इन दोनों का अंतर पता होना चाहिए। लैगिंग का मतलब हम पीछे हैं और लीडिंग का मतलब हम पहले हैं, हम आगे हैं। तो ये तो हमारा कैपेसिटिव सर्किट का है। मैं एक बार में इंडक्टिव वाला भी और बता देता हूँ, तो दोनों में कंपैरिजन करके याद रहेगा हमेशा। ये जो इंडक्टिव वाला था, इंडक्टिव वाले में भी ई कॉमा आई, तो ई में तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है, ई तो ऐसे बना दिया हमने पूरा। अच्छा, जो आई है वो उसकी जो पीक वैल्यू है, आई की वैल्यू ईएमएफ से हमेशा कम ही आनी है, ये कंफर्म है। करंट जो है वो ईएमएफ से कम मैग्नीट्यूड आएगा, उसका वैल्यू कम आएगी। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर देखिएगा कि ईएमएफ जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर कहाँ है, पाई बाई टू पर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर देखा पाई बाई टू पर वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। तो इस केस में क्या था, इस केस में ये था कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी कि करंट पीछे है, करंट पीछे है मतलब करंट लेट है, करंट लेट है। लेट का मतलब क्या है कि ये अपने मैक्सिमम पर पहुंच चुके हैं, ईएमएफ अपने मैक्सिमम पर पहुंच चुका है पाई बाई टू का, करंट लेट है, इसका मतलब करंट यहीं से शुरुआत हो रही है करंट, ठीक है। तो अब हम ये बोलते हैं पाई बाई टू है, फिर इधर आएगा अगला 3 पाई बाई टू, तो करंट ऐसे चल रहा था, ऐसे इस तरह से, ठीक है। फिर नीचे जाएगा, फिर इस तरह से जाएगा। तो इसने यहाँ से शुरू करा, तो करंट क्योंकि लेट है इस केस में, तो करंट यहाँ से करेगा शुरू, समझ गए, ठीक है। तो पाई बाई टू बाद से करंट शुरू करेगा। और अगर इसको भी इसी तरीके से समझना है तो हम ये कहेंगे करंट अर्लियर है, करंट जल्दी है, क्योंकि करंट इज लीडिंग अहेड। तो करंट माइनस पाई बाई टू से करेगा शुरू, मतलब करंट ने यहाँ से शुरू करा, ठीक है। तो करंट अपने आप, तो यहाँ वो लेट था तो करंट पाई बाई टू से शुरू कर रहा है, क्योंकि पाई बाई टू लेट था। यहाँ पाई बाई टू अर्लियर है, तो जीरो से पाई बाई टू अर्लियर क्या होगा, माइनस पाई बाई टू, तो करंट ने यहाँ से शुरू करा है। वो पहले वाला ग्राफ, नेगेटिव वाला ग्राफ हम दिखाते नहीं है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ से बनवा दिया, दैट्स इट। आगे फिर आप सिमेट्रिकल बनाते चले जाओ, समझ गए। लीडिंग और लैगिंग दोनों का अंतर समझ में आ गया। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। कैपेसिटर वाले आपने बताया था कि जब ईएमएफ जीरो होती है तो करंट मैक्सिमम जो होती है, वो तो इंडक्टर वाले में से कैसे, इंडक्टर वाले में जो है, इंडक्टर को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंडक्टर में करंट पहुंचने में, इंडक्टर में जो करंट आता है उसमें टाइम लगता है इंडक्टर में, इसीलिए वो मतलब वो लैग कर रहा है, इसीलिए वो लेट है करंट वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए होती है करंट की, तब इंडक्टर काम करना शुरू करता है। और कैपेसिटर में भाई साहब करंट पहले से ही है, क्यों है पहले से, क्योंकि कैपेसिटर पे थोड़ा सा चार्ज पहले से स्टोर होता है, इस वजह से उसमें ईएमएफ प्रोवाइड करने से पहले ही जरा सा करंट था, ये है चक्कर, समझ गए ना, ठीक है। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे वत्सल, वत्सल आरोप कुछ पूछ रहे थे, ठीक है। तो ये वाला क्लियर रहेगा, दोनों को कंपैरिजन आपने कर लिया। अब इसके बाद जरा देखिए कोई फेजर डायग्राम, तो ये मिटा रहा हूँ नीचे, कंफ्यूज हो जाओगे, क्या डाल फेजर डायग्राम बना रहा हूँ इसी के नीचे। तो फेजर में क्या करना है,
एक्स एक्सेस ऐसे दिखा देंगे, और ये वाई। सबसे पहला काम क्या करना है, ईएमएफ बना देंगे, जैसे हमने रेसिस्टिव में भी बनाया, इंडक्टिव में भी बनाया। तो ईएमएफ को कैसे बनाना है, ईएमएफ ये बना दिया, ईएमएफ ई नॉट, ठीक है। अब ये जो एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है अभी, ओमेगा टी। जो करंट है वो इससे पाई बाई 2 आ गया, बस करंट ऐसे बना दो। बस इसकी जो ये लेंथ है, ये इसका मैग्नीट्यूड शो कर रही है। तो करंट की लेंथ थोड़ी कम बना देना, क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड से कम होता है, ठीक है। ऐसा बनाना है कि ये 90 डिग्री का एंगल बन जाए। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे हो गया, ठीक है ना, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। समझ गए हम लोग, ठीक है। ये आपका फिर से पता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। एक चीज़ आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस अभी नहीं बताया है, रिएक्टेंस एक साथ बता दूँगा, रिएक्टेंस छोड़ो। इंडक्टिव रिएक्टेंस भी नहीं बताया। रिएक्टेंस क्या होता है, एक कोई भी, जैसे इंडक्टर है, इंडक्टर भी रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है इंडक्टर, उसको बोल देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। कैपेसिटर है, कैपेसिटर का भी कुछ ना कुछ रिएक्टेंस होता है, उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक। उसको छोड़िए, वो एक साथ बता दूंगा छोटे छोटे टॉपिक से। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हमने ये तीनों के तीनों फेजर डायग्राम कर लिए हैं, तो अब मैं इसी चीज़ को यूज़ करूँगा आगे। हम अगला सर्किट देखते हैं, कॉम्बिनेशन देखेंगे अब इनके। कॉम्बिनेशन है हमारे पास अगला, एल और आर। जी नोट करेंगे, एसी सर्किट कंटेनिंग एल एंड आर इन सीरीज। हम एसी सर्किट को बना रहे हैं जिसमें एल और आर हो, इंडक्टर भी हो और कैपेसिटेंस भी हो, ठीक है। अब जरा देखिए, इसका सर्किट डायग्राम में ही काफ़ी कुछ कर देना है आपको। तो पहले बनाएंगे आर, फिर बनाएंगे इंडक्टर। ये हो गया E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, हो गया R, ये हो गया L। वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस, अब जैसे हमने ये माना था कि ये प्लस और ये माइनस, हम ये मानते हैं, तो इधर से करंट ऐसे निकल रहा है, क्योंकि सीरीज में हम ये जानते हैं सीरीज में करंट सेम रहता है, करंट सेम रहता है सीरीज में। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, इसमें भी करंट ऐसे फ्लो करेगा, दोनों में सेम करंट जाएगा आई आई, ठीक है, क्योंकि सीरीज में। रेजिस्टेंस में, अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको मैं बोल दूंगा वी एल, और इसके सॉरी वी आर, और जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको बोल देंगे वी एल, ठीक है। अब जो वी है, वी आर है, वो वी आर ऐसे ही रहेगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि करंट और वोल्टेज रेसिस्टिव सर्किट के केस में सेम फेज में रहती है। इंडक्टिव सर्किट के केस में क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट के केस में जो करंट है, करंट लैग्स बिहाइंड बाई पाई बाई 2, समझ गए।
करंट लैग्स बिहाइंड बाई पाई बाई टू। अब करंट तो ऐसे है, तो करंट जो है वो पीछे की तरफ है, हाँ थोड़ी और है उस पर, तो करंट जो है करंट तो पीछे रहेगी, तो इसका मतलब वोल्टेज कैसी होगी, वोल्टेज ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आपको ऐसे दिखाना होगा, आई इधर और वी एल इधर, और बीच में दिखा दो 90 डिग्री है, समझ गए। इंडक्टर है ना, इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में जो करंट है, करंट जो है वो तो लैग करेगी, 90 डिग्री लैग करेगी ना, तो आप उसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज की डायरेक्शन क्या दिखाओगे, आप वोल्टेज की डायरेक्शन ऐसे दिखाओगे, वोल्टेज 90 डिग्री आगे रहती है ना, क्योंकि अब मान लीजिए यहीं पर कैपेसिटर होता है हमारे पास, तो कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, हम इसी वोल्टेज को हम नीचे की तरफ दिखाते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वोल्टेज आसमान में जा रही है कहीं पर, इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये फेज रिलेशनशिप बना रहे हैं हम दोनों में, एंगल कितना होगा वो एंगल हम यहाँ पर बनाकर दिखा रहे हैं, समझ गए, ठीक है। तो ये हमने दो चीज़ें यहाँ पर बनाई हैं, करंट को हम चेंज नहीं कर सकते, करंट का डायरेक्शन यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि करंट वो एक फिजिकल क्वांटिटी, आप जानते हैं ना 7 तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसमें करंट होता है, तो करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, सीरीज में सेम डायरेक्शन में रहेगा, वो सेम डायरेक्शन में रहेगा। तो हम ये जानते हैं कि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज इन द केस ऑफ इंडक्टर, तो हमारा वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री आगे होगा करंट से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हमको इस डायग्राम में बनाना है, पीक वैल्यू, हाँ पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, जो भी डायग्राम हम बना रहे हैं ये पीक वैल्यू ही दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये नॉट आई नॉट, ये पीक वैल्यूज है, ठीक। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब इसका एक फेजर डायग्राम बनाना है, फेजर डायग्राम देखिएगा, ये मिटा रहा हूँ इधर से, हम फेजर समझ लेना, इसी से समझ में आ जाएगा। फेजर डायग्राम ऑफ एल आर सीरीज सर्किट। अब जैसे हम ये करंट का डायरेक्शन लेकर चल रहे हैं ना, हम वोल्टेज का तो नहीं ले सकते, हम करंट का लेकर चल रहे हैं, क्योंकि सीरीज सर्किट हमारे सिलेबस में है, हमारा जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में पैरेलल सर्किट नहीं है। अगर मान लीजिए पैरेलल सर्किट होते तो फिर हम ईएमएफ लेकर चलते हैं कि ईएमएफ को सेम लेना है, अब करंट को आगे पीछे करते रहो, ठीक है ना। तो करंट, हम सीरीज सर्किट है तो हमको करंट को फिक्स रखना है, हम वोल्टेज को उस हिसाब से कर लेंगे कि करंट लैग करता हुआ दिखाई दे या लीड करता हुआ दिखाई दे, वो हम करते हैं। तो फेजर डायग्राम ऑफ एलआर सीरीज सर्किट, फेजर डायग्राम देखिएगा भाई, अब जो ईएमएफ है, ईएमएफ के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है, ईएमएफ को सीधा सीधा आप ई बना दीजिएगा यहाँ पर ऐसे, पहले लिया, शो कर दिया वी आर यानी कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी आर शो कर दिया। उसके बाद ये वी आर जो है, वी आर तो इस डायरेक्शन में और वी एल इस डायरेक्शन में, मतलब वी एल जो है वो इस पर, अगर दोनों को मैच करें तो वी आर और वी एल में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इधर बना देंगे वी एल, ये वी आर हो गया और ये वी एल हो गया, ठीक है।
बात करेंगे रेसिस्टिव सर्किट की, तो रेसिस्टिव सर्किट में जो हमारा करंट है, करंट भी वी आर के अक्रॉस ही है, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर लिखेंगे आई, ठीक है। और हमारा दूसरा हाँ अच्छा सॉरी वी, ठीक है। और हमारा दूसरा काम भी हो गया है क्या कि आई और वी आर दोनों सेम डायरेक्शन में, आई और वी आर दोनों सेम डायरेक्शन में, और आई वी एल से 90 डिग्री पीछे। तो आई वी एल से 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री है पीछे, ठीक है। मैं बना नहीं रहा हूँ अभी क्योंकि मुझे और एंगल्स यहाँ पर मेंशन करते हैं, इसलिए मैं बना नहीं रहा। अब क्या होगा कि जो वोल्टेज होती है सीरीज सर्किट में, क्या होता है कि करंट तो सेम रहता है लेकिन वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो थोड़ी वोल्टेज इधर गई और थोड़ी वोल्टेज इधर गई, ठीक है। अब क्या है कि दोनों का नेचर अलग अलग है भाई, रेसिस्टेंस का अलग नेचर है, इंडक्टेंस का अलग नेचर है। तो इसी वजह से इसकी वोल्टेज ऐसे और इसकी वोल्टेज ऐसे। तो जब कभी भी कोई दो नॉर्मल टर्म्स होती हैं उनको ऐड करना होता है तो मैं ऐसे ही एडिशन कर देता हूँ, ठीक है ना। आप ये देखिए, अगर इधर भी रेसिस्टेंस और इधर भी रेसिस्टेंस होता तो हम तो दोनों को ऐड कर देते और वो पूरा ई के बराबर आ जाता, पूरे ईएमएफ के बराबर आ जाता। लेकिन अब दोनों के बीच में एंगल है, तो जब दो टर्म्स के बीच में एंगल आता है तो फिर उनको ऐड करना होता है, तो वो वेक्टर एडिशन होता है। वेक्टर एडिशन बड़े आराम से हो जाना है भाई, वी आर और वी एल का ही तो वेक्टर एडिशन करना है। तो वी एल से वी आर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, और वी आर से वी एल के पैरेलल ऐसे कर दीजिए, हो गया, ठीक है। और ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, ओरिजिन से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ईएमएफ ई, ईएमएफ ई आ गया। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। और जो हमारा ओरिजिनल ईएमएफ था वो कितना एंगल बना रहा था, ओमेगा टी। ये वाला जो पूरा एंगल है ये तो हो गया ओमेगा टी, ठीक है। हमें फाइनली रिलेशन किस किस के बीच में देखना होता है, हमें फाइनली ये देखना होता है, जैसे वैसे अगर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होता तो हम ये कहते थे आई और ई दोनों के दोनों सेम फेज में। अगर इंडक्टिव सर्किट होता तो हम कहते कि आई जो है वो 90 डिग्री पीछे रह गया, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। सर ई के साथ ओमेगा टी कैसे होगा, और बोलो ई के साथ ओमेगा टी एंगल कैसे होगा भाई, ई तो ये है ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी है ना, तो ई का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, ई तो ओमेगा टी ही बनाएगा एंगल। सर फिर वो वी आर के साथ करना चाहिए। सुनिए, ये जो है ये वी आर जो है, ये वी आर क्या है, ये ई में से ही निकला है। तो थोड़ा सा इसने इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वोल्टेज, थोड़ा सा इसने इधर कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन ओरिजिनली तो ई ही था ना, है ना। तो वो ई किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि वी आर इस डायरेक्शन में उसने दे दिया थोड़ा सा, और वी आर इस डायरेक्शन में दे दिया, ये है बस, ठीक है। तो ओरिजिनली जो ई था, ई जो है वो कितना एंगल बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ में, ओमेगा टी बना रहा था, है ना। तो वो ओमेगा टी हो गया। तो हम ये चेक करते हैं कि ई में और आई में कितना फेज डिफरेंस है। तो हमें पता नहीं भाई कितना फेज डिफरेंस है, उसको हम वो जो नया फेज डिफरेंस है उसको हम क्या बोल देंगे, फाई, ठीक है। जो अननोन फेज डिफरेंस है उसको हम फाई बोल देंगे। ई में और आई में कितना एंगल बन रहा है, फाई, तो ये फेज डिफरेंस हो गया। यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला टोटल एंगल कितना है, ओमेगा टी। यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला एंगल कितना है, फाई। तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस फाई। समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो ये इस वजह से मैंने यहाँ पर 90 डिग्री नहीं दिखाया, क्योंकि वो सब एक में सब मिक्स हो जाता। हमने 3 एंगल यहाँ पर देखे। एक एंगल जो है जिसके बारे में हमें कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि कोई भी सर्किट तब काम करेगा जब मैं ईएमएफ अप्लाई करूँगा। तो ईएमएफ कितना फेज बना रही है वो तो हमको शुरुआत में ही पता है ना, क्योंकि ये हम अप्लाई कर रहे हैं ईएमएफ। तो वो कितना एंगल बना रही है, ओमेगा टी, को ये हम जानते हैं। तो इस वजह से इसने तो ओमेगा टी बनाना ही बनाना है एक्स एक्सिस के साथ में, चाहे आप कोई भी सर्किट लेंगे तो बनाएगा ही बनाएगा। फिर जब फाइनली हमारा करंट आया यहाँ पर, तो करंट से हमने ये अंदाजा लगाया कि भाई करंट यहाँ पर है और ईएमएफ यहाँ पर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, फाई है ना। और ये दिखाई दे रहा है कि करंट बेचारा पीछे रह गया है, तो लैगिंग बिहाइंड बाई या फेज डिफरेंस ऑफ फाई, ठीक। तो हम ये दिखाएंगे भी, उस एंगल को दिखा भी दो, दिखाएंगे कैसे, ये टोटल ओमेगा टी है, ये फाई है, तो बचा हुआ कितना ओमेगा टी माइनस फाई। सर जब VL 0 हो जाएगा तब E और VR का एंगल जो है वो मतलब बिल्कुल सेम। अगर VL 0 हो गया, VL 0 यानी कि वोल्टेज इधर लाइन ही है, है ना। तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट बन गया, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट बन गया। तो ये आई जंप मार के इधर ही आ गया, ठीक है। तो ओमेगा टी ओमेगा टी रहेगा,
नहीं सर, VR का एंगल तब ओमेगा टी तब ओमेगा टी हो जाएगा, ये फेज डिफरेंस खत्म हो जाएगा बीच का फाई इधर आ रहा है ये होगा। ठीक है तो जी। सर यहाँ पे हमने बस एक इंस्टेंट की बात करी जब टाइम हमारा t है। जब टाइम टी है वो टाइम बार बार कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। बता दो और कुछ डाउट आ रहा है? सर मैं क्लास के आखिर में क्वेश्चन बता दीजिएगा कि कैपेसिटर कैसे काम करता है। ठीक है चलिए जी। अब इसमें here I is equal to I naught sin omega t minus phi. Here I is equal to I naught sin omega t minus phi. Here where phi is the phase difference between I and E, ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए एक चीज़ ना ये होती है रिएक्टेंस अभी बताएं। जैसे अगर मैं R की बात करता हूँ तो R में तो R ही होगा, उसको रिएक्टेंस बोल देते हैं। रिएक्टेंस मतलब कि कोई चीज़ कितना रेसिस्टेंस ऑफर करती है। अच्छा अगर मैं L की बात करता हूँ तो L में जो रिएक्टेंस होता है उसको एक्सएल बोलते हैं। एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल, ठीक है। एक्सएल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और यूनिट जो है वो इसकी ओम होगी, क्योंकि ये वो है कि इंडक्टर कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। कैपेसिटर के केस में उसको एक्स सी बोल देते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी, ठीक है। और तीनों की जो यूनिट है वो ओम ही होगी, तीनों की यूनिट ओम होगी। अच्छा अब ये आपको किससे बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए अगर मान लो हमें यहाँ पर ये बोला जाए कि भाई आप इस सर्किट का, अच्छा दूसरी चीज़ जैसे रेसिस्टेंस होता है तो रेसिस्टेंस का तो रेसिस्टेंस आर ही है, रिएक्टेंस बेसिकली रेसिस्टेंस का रिएक्टेंस तो आर ही है, इंडक्टेंस का रिएक्टेंस एक्सएल है और कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस एक्स सी है। बेसिकली ये तीनों ही ये हैं कि रेसिस्टेंस कितना ऑफर कर रहा है कैपेसिटर कितना करंट को कंज्यूम कर रहा है, इंडक्टर कितना करंट को कंज्यूम कर रहा है, ये वो चीज़ है। अच्छा अगर कहीं पर कुछ कॉम्बिनेशन आ जाता है, किसी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन आ जाता है, जैसे यहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसको बोल देते हैं भाई इम्पीडेंस, उसको इम्पीडेंस बोल देते हैं। मैं नोट्स पे सारी चीज़ें मेंशन कर दूँगा, पूरा थ्योरी उसका लिखवा नहीं रहा, उसको इम्पीडेंस बोल देते हैं। तो वो इम्पीडेंस कैसे निकलेगा, हम ये देखेंगे कि भाई आर में रेसिस्टिव जो फेज़र बन रहा है और जो इंडक्टिव फेज़र बन रहा है, इन दोनों में जो डिफरेंस है, मतलब जो एंगुलर डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, वो 90 डिग्री का है। तो हम ये कहेंगे कि भाई अगर इसको ऐड करना होगा, ऐड क्यों होगा, ऐड इस वजह से होगा क्योंकि सीरीज़ में है ना, भाई सीरीज़ में है ना दोनों, तो दोनों सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस तो ऐड हो जाएंगे ना, ठीक। तो जब ऐड करेंगे तो फिर ना वेक्टर एडिशन होगा वो, और वो वेक्टर एडिशन कैसे होगा, ये कहेंगे इम्पीडेंस ऑफ आर एंड एक्सएल। समझने की कोशिश करना कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करा जाता है बेटा जेड से, जेड टर्म होती है, जेड से रिप्रेजेंट करता है आर एंड एक्सएल। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू एक्सएल इंटू कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो कॉस 90 डिग्री है जीरो है, तो एक पूरे को खत्म करके जीरो बना देगा। तो z कितना हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, z की वैल्यू होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये बता दीजिए, समझ में आ गया कि, ठीक है। तो ये हमारे पास इम्पीडेंस आ गया। चलिए जी,
इसको इतना छोड़ते हैं, अब आ जाते हैं जरा, ये तो एल आर सीरीज सर्किट हुआ, अब आ जाते हैं आर और सी जिसमें हो, रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस जिसमें हो, उस पर आते हैं। ये बेटा अंदर से क्लियर है ना इतना? सर हमारे स्कूल में ये Z किसी और तरीके से निकाला गया था। तो यार कैसे निकाला था? सर उन्होंने कोई ग्राफ बनाया था, अच्छा R और XL के बीच में था। ठीक है, R परपेंडिकुलर नहीं, XL परपेंडिकुलर था, R जो था Horizontal। बेस पर और हॉरिजॉन्टल। तो उन्होंने ये लिखा है कि R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इक्वल्स टू ये लाइन आ रही है, तो ये लाइन हमारी इम्पीडेंस की है। वो उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम से कर हाँ, दिया, पाइथागोरस है थ्योरम ना? से कराया। वो वैसे करती है, एक ही बात है, एक ही बात है। जब वेक्टोरिकली एडिशन वाला जो ये फॉर्मूला लगाया जाता है, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम से ही इस फॉर्मूले को प्रूव करा जाता है, तो उन्होंने उससे कर दिया उसको, एक ही बात है। सर cos 90 हमने इसलिए लिया क्योंकि BL और BR के बीच में 90 डिग्री है। बस यही है। उन्होंने भी पाइथागोरस क्यों लगाई? उन्होंने इस वजह से लगाई क्योंकि ये जो BL है, इस BL को आप परपेंडिकुलरली इधर शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि Yes, sir। वेक्टर है, वेक्टर को पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट करा जा सकता है। तो ये आपका जो है ये BL हो गया, ये आपका BR हो गया, इम्पीडेंस जो है वो इसके अराउंड होगा, बस वो निकाला। जैसे ये है हमारा हाँ, जैसे BR है, BR को क्या बोलेंगे? BR को बोलेंगे I इंटू R, yes, sir। ठीक है। अब जैसे BL है, BL को क्या बोलेंगे? I इंटू XL। ये जो XL है, XL भी तो एक तरह से रेसिस्टेंस ही है, रिएक्टेंस मतलब रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो E है, इस E को भी तो कुछ बोलेंगे, हम ये कहेंगे भाई पूरा ही सर्किट सीरीज है, तो करंट तो सब में सेम ही रहेगा, I ही रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? E को I इंटू Z, बस वो चीज़ है। आप VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर बोलो, ठीक है। और जब आप VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर करोगे, जो उन्होंने करा था वो बता रहा हूँ, तो ये क्या होगा? I स्क्वायर R स्क्वायर, ये होगा I स्क्वायर XL स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर Z स्क्वायर, ठीक है। वो वही है, एक ही बात है। तो उस तरीके से करो, वो भी ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। वैसे एवरेज EMF की तो कैसे है? जो ये आपने लिखा है एवरेज EMF की उससे एवरेज EMF, एवरेज EMF एवरेज नहीं है, एवरेज नहीं है, वो तो EMF ही है, वो तो EMF ही है ना, जो दे रखा है वो EMF ही है हमारे पास, तो उसमें एवरेज नहीं निकाल रहे, अलग अलग EMFs नहीं है, ठीक है। आपको ये लग रहा है कि इधर वाला एक EMF हो गया रेसिस्टेंस में, है ना, और इंडक्टेंस में ये हो गया, है ना, तो उसका एवरेज नहीं है, उसका टोटल है वो। एवरेज क्या होगा कि उसको फिर 2 से डिवाइड भी करोगे आप, तब निकलेगा एवरेज। हम तो टोटल निकाल रहे हैं, ये टोटल ही निकलता है ऐसे, अगर बीच में एंगल बन रहा है तो। अगर बीच में एंगल बन रहा है तो दोनों चीज़ों का जो एडिशन है वो इस तरीके से एडिशन होता है, एक पहला वेक्टर का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 और इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दम, एंगल बिटवीन दम 90 डिग्री, तो 0 हो गया इसलिए। और इसीलिए वो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। लेकिन जब RLC सर्किट करेंगे तो वहाँ पर पाइथागोरस काम नहीं करेगी, तो वहाँ अलग तरीका होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ 90 डिग्री बनेगा नहीं, मतलब वहाँ तो R भी है, L भी है और C भी है, ठीक है। चलिए जी अगला देखते हैं, लेकिन वो तरीका ठीक है जो उन्होंने बताया, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा जी, ये LR हुआ, LR के बाद जरा RC देखते हैं, ठीक है। AC सर्किट containing resistance and capacitance R and C in series, अगर ये सीरीज में है तो ये रेसिस्टेंस हो गया, ये कैपेसिटेंस हो गया, ये EMF का सोर्स हो गया। R है, ये C है, R के अक्रॉस वोल्टेज VR, C के अक्रॉस वोल्टेज VC। अब यहाँ तो कुछ सोचा ही नहीं, यहाँ तो हमारा I भी और VR भी दोनों सेम फेज में, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर I इस तरह से रहेगा
लेकिन आई यहाँ पर लीड अहेड करता है बाय 90 डिग्री, इसका मतलब मेरे को VC जो है वो नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा 90 डिग्री बन जाए। समझ गए? ठीक है भाई। अरे ऑनलाइन वाले बता दें भाई, आरव और वत्सल क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब जरा ये देखो, फेजर डायग्राम बना रहा हूँ सीधा। फेजर खुद से बना लोगे? ट्राई करना। शायद मेरे को नेगेटिव में भी जाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन देखते हैं पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने VR बनाया था, इसी तरीके से VR बना लेंगे पहले। सर मगर अगर किसी वोल्टेज ड्रॉप को अगर हम 0 लेके चले तो इजी रहेगा। अरे फिर तो बहुत आसान रहेगा हम कि किसी एक उसमें कंपोनेंट में वोल्टेज जा ही नहीं रही है। चलिए L में R के बाद R और C वाला सीरीज। अब इसमें जैसे इसमें थोड़ा सा नीचे को बनाया था, हमारी मर्जी है हम VR को थोड़ा ऊपर भी बना सकते हैं, क्योंकि जितना इसको VR को ऊपर करेंगे ना उतना ही ये VL इस तरफ हो जाएगा और E भी उतना ही ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है कैसा भी बना सकते हैं। जैसे इस वाले में है तो इस वाले में VR को थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे वो बस 1 मिनट में आप समझ जाओगे। VR को हमने थोड़ा यहाँ बना दिया। VR करंट तो इसी डायरेक्शन में, VR और I तो दोनों सेम डायरेक्शन में। अब हम ये जानते हैं कि जैसे VR है तो VR इस डायरेक्शन में और VC कहाँ है, इससे 90 डिग्री पीछे, तो VC मुझे नीचे बनाना पड़ेगा इससे। VC हो गया तो दोनों में 90 डिग्री, और VC उससे 90 डिग्री पीछे है। अब क्या करेंगे, ये जो VR है और ये जो VC है, इन दोनों का वेक्टर सम निकालेंगे। वेक्टर सम किसके बराबर आएगा, टोटल वोल्टेज E के बराबर। यहाँ से लाइन पैरेलल, एक लाइन इसके पैरेलल, ठीक है, और ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास क्या हो गया जी, E, ठीक है। अब जो E है, E तो मानेगा नहीं, तो कहेगा कि मैं तो शुरुआत से एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मैं शुरुआत से एग्जिस्ट कर रहा हूँ तो मैं तो एंगल ओमेगा टी बना रहा हूँ, उसमें ओमेगा टी बना दिया, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अच्छा जी, और अब हम ये कहेंगे करंट हमने निकाल लिया और करंट EMF से लीड कर रहा है। हाँ ठीक है, करेगा लीड, कितना लीड कर रहा है भाई ये बता दो, 5 लीड कर रहा है, ठीक है। तो अब जरा बता दो कि करंट इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5, तो लीड कर रहा है, आगे चल रहा है। ओमेगा टी से कितना आगे चल रहा है, जैसे वहाँ पर सिर्फ कैपेसिटिव सर्किट होता, ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे चल रहा था, और यहाँ कितना चल रहा है, 5 आगे चल रहा है। वो 5 क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत असर तो रेजिस्टेंस भी डालेगा ना, इस वजह से। तो करंट हमारा यहाँ पर हो गया, और ये वाला एंगल चाहो तो दिखा दो 90 डिग्री। तो इस केस में जैसे वहाँ पर क्या हुआ था, I = I0 sin ओमेगा टी -5 हुआ था, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, I = I0 sin ओमेगा टी प्लस 5। अब जब यहाँ पर Z निकालेंगे इम्पीडेंस, तो क्या हो जाएगा, R² + XC² प्लस ये तो 0 ही हो गया, √R² + XC² हो गया, ठीक है। ये फेजर डायग्राम दोनों के समझ में आ गए, ठीक है। चलिए जी, अच्छा LC सर्किट आपके यहाँ करवाया है पक्का? LC सर्किट है नहीं वैसे सिलेबस में, हम NCERT में भी नहीं है। सर मैं सारे कराए हैं, R और C है, R और L है, और फिर R, L और C है, ये दे रहे हैं। LC भी कराया है, LCR भी कराया है। LC भी करवाए हैं, और कौन सा रह गया था, CRL या फिर LCR क्या, CR तो हो गया, मतलब LC बचे सर तीनों का। हाँ तीनों का तो RLC हो गया, है ना। सिर्फ LC भी करवाया है, सिर्फ LC भी, चलो ऊपर है। पावर भी करवाया, पावर वाले पावर नहीं होगा बेटा, क्यू फैक्टर होगा। हाँ तो LC उसी पावर के उसमें करवाया। ठीक है जी, तो आज इतना ही कर लीजिए, हम LC और RLC और अगली क्लास में करा देंगे, ठीक है। अगली क्लास कल ले सकता हूँ आपकी एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, लूँगा वही नाइट के टाइम।
तो आपका जरा वो देख लेते हैं एम्पियर सर्किट लॉ।